गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसके बारे में जाना कि व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट on the parties. After that we have seen on the with a chart कि कैसे requirement which type of the requirements need for the transfer or in case of the transmission under the section 56 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा जिसमें ट्रांसफ़र और द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है, जहाँ पर सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन 56 to 59। जो चीज़ें शेयर्स के बारे में है ट्रांसफ़र से रिलेटेड और उसके ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ये सब कुछ सेक्शन 56 से लेकर 59 में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र के केस में समझा कि क्या ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरण क्या है, हस्तांकन क्या है, और हम लोगों को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं यदि हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं शेयर और यदि ट्रांसमिशन हो रहा है शेयर्स का। दो केसेस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ट्रांसफ़र जो होता है वो वॉलंटरी होता है और ट्रांसमिशन जो होता है वो वॉलंटरी नहीं होता है। हस्तांतरण ऐच्छिक होता है, हस्तांकन ऐच्छिक नहीं होता है। वॉलंटरी में ये चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति चाह रहा है तो दो पर्टिकुलर पार्टीज़, दो पर्टिकुलर पर्सन शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन के केसेस में जैसा कहा गया कि वॉलंटरी नहीं होता है, ऐच्छिक नहीं होता है, तो उसके कुछ और रीज़न्स होते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि ड्यू टू डेथ एक हो सकता है, और एक हो सकता है यदि आप फिज़िकली अनफिट हो जाएं, अनसाउंड माइंडेड हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, या और भी कुछ केसेस हो सकते हैं। और दूसरी जो हम लोगों ने सिचुएशन पे बात कही थी वो कही थी इन ऑपरेशन ऑफ लॉ। यदि मालूम चल जाए कि जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर लॉ के अगेंस्ट कोई केस बनता है, या कोई वो इनलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व है, कोई इनलीगल प्रैक्टिसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, या वो टेररिस्ट है, या वो एनिमीज़ कंट्री का है, दुश्मन देश का होना, या फिर उसका आतंकवादी होना, या फिर उसका किसी अवैधानिक कार्य में लिप्त होना, या इस तरह के कोई भी काम जो कानून के अंतर्गत मान्य नहीं है, यदि ये इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो ट्रांसमिशन शेयर्स का होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कब ट्रांसफ़र होगा, किसको होगा, ट्रांसमिशन में कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन केस यदि ट्रांसफ़र का मैटर है या ट्रांसमिशन का मैटर है, तो ट्रांसमिशन में तो शेयर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र कर देती है, या फिर यदि कंपनी को लगता है उसमें कोई भी नॉमिनी नहीं मेंशन है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जिसे भी चाहे उस शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये हम लोगों ने ट्रांसमिशन में देखा था। आज हम लोग रिफ्यूज़ल की बात करेंगे कि इन केस यदि ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन सिक्योरिटीज़ का हो रहा है। सिक्योरिटीज़ में हम सब चीज़ों को ले रहे हैं, शेयर्स को भी ले रहे हैं और डिबेंचर को भी ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिक्योरिटीज़ में दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, शेयर्स भी आते हैं और डिबेंचर्स भी आते हैं। तो केस हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर ट्रांसफ़र और द ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय द प्राइवेट कंपनी एंड बाय द लिमिटेड कंपनी। दोनों की कंडीशन देखेंगे कि यदि कोई कंपनी प्राइवेट है तो यदि वो ट्रांसफ़र को या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज़ कर रही है, या फिर कंपनी पब्लिक कंपनी है और वो यदि रिफ्यूज़ कर रही है तो हम जो भी कार्रवाई होगी वो किस सेक्शन के अंडर में होती है, कौन सी धारा यहाँ पे अप्लाई होती है। सो द रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर ट्रांसफ़र और द ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी अंडर द सेक्शन 58। आज हम लोग सेक्शन 58 की बात करेंगे कि 58 में क्या चीज़ होती है। तो सबसे मैं यहाँ पर दो चार्ट के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूँगी, जिसमें पहले मैं प्राइवेट कंपनी को डिस्कस करूँगी और उसके बाद पब्लिक कंपनी को, और फिर दोनों को हम लोग कंबाइन या मिलाकर देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं यदि रिफ्यूज़ल किया जा रहा है। रिफ्यूज़ल का मतलब आप लोग समझ लीजिए, यदि कंपनी
ट्रांसफ़र को मना कर देती है या ट्रांसमिशन को मना कर देती है कि कंपनी शेयर इस तरह के ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो जो ओनर है या जो ट्रांसफरी है, जिसको हस्तांतरित किया गया है, जिसने हस्तांतरण किया है, तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के केसेस में क्या नियम होते हैं, तो अंडर द सेक्शन 58। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक कंपनी का सिंबल लिया हुआ है जिसमें नाम लिखा हुआ है AB प्राइवेट लिमिटेड, चार्ट के एकदम नीचे है, और वहाँ पर AB प्राइवेट लिमिटेड ने आर को शेयर पहले ही इशू कर दिए हैं। इट मीन्स द आर इज़ द ओनर ऑफ द शेयर, या शेयर होल्डर यहाँ पे आर है, और आर चाहता है, आर ने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए एम का मतलब मोहन से हम लोग ले रहे हैं, आर को राम से ले रहे हैं। तो यदि AB प्राइवेट लिमिटेड ने अपने शेयर्स को राम को सेल किए थे या राम को बेचे थे, और राम ने अपने उन्हीं शेयर्स को मोहन को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन यहाँ पे बट आता है, लेकिन यदि कंपनी डिनाई करती है, रिफ्यूज़ करती है कि वो मिस्टर मोहन को शेयर नहीं देगी, एम मीन्स मिस्टर मोहन को शेयर ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है? क्योंकि यदि कंपनी ने मना कर दिया तो हम वहाँ पर क्या उसके लिए क्या हम लोग स्टेप्स उठा सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या काम करेगी, पहले हम लोग इसको देखें। तो प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 58(1) में इशूड नोटिस, वो एक नोटिस इशू करती है इस बात के लिए कि वो शेयर्स को या डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र नहीं करेगी जिसको ओनर चाहता है कि किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाए, या कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू उस आदमी के नाम पे नहीं करेगी जिसने उस शेयर को ख़रीदा है का मतलब मिस्टर मोहन। तो सबसे पहला काम करती है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 58(1) में नोटिस इशू करती है, या कहा जाए कि एक नोटिस भेजती है ट्रांसफ़रर को, और ट्रांसफरी को भी भेज सकती है, और इस चीज़ को डिनाई कर सकती है, इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकती है कि कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी विदिन 30 डेज़। विदिन 30 डेज़ का मतलब जब ट्रांसफ़र का केस या ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया गया, जब ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफरर ने और ट्रांसफरी ने अप्लाई किया है, ट्रांसफरर कह रहा है कि आप मेरे नाम को हटाकर मिस्टर मोहन का नाम डाल दीजिए, या राम कह रहा है मोहन का नाम एंट्री कर दीजिए, और मोहन कह रहा है कि हमें शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, तो वहाँ पर सबमिट करते हैं दोनों। तो सेक्शन 58(1) में इशूड नोटिस विदिन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर होगा, जो कि मैंने कहा कि जिस डेट को ये कहा गया है कि शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, उस डेट से 30 दिन के अंदर यदि कंपनी रिफ्यूज़ कर रही है कि शेयर ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो 30 दिन के अंदर वो नोटिस इशू कर देती है या नोटिस निर्गमित कर देती है। और साथ ही साथ में रीजंस फॉर द रिफ्यूज़ल, वो उस रीज़न को भी मेंशन करती है कि पर्टिकुलर किस रीज़न के कारण, क्या या किन कारणों से कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो रिफ्यूज़ल भी वहाँ पे मेंशन होता है, वजह मेंशन होती है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू रिफ्यूज़ल ऑफ द ट्रांसफ़र और द ट्रांसमिशन, कि क्यों वो ट्रांसफ़र नहीं कंपनी करना चाहती है या ट्रांसमिशन नहीं करना चाहती है। इसके बाद बात आती है कि यदि इतना केस कंपनी ने किया, इतनी कार्यवाही यदि कंपनी ने कर दी, तो हम वहाँ से क्या आगे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने राम और मोहन को लिया है, यदि राम शेयर को बेच रहा है या बेच दिया है या ट्रांसफ़र कर दिया है, और मोहन भी लेने के लिए तैयार है, तो हम वहाँ पर चीज़ों को कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी बात को कैसे आगे रख सकते हैं। क्योंकि शेयर रिफ्यूज़ल यदि कंपनी ने कर दिया तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो सेकंड पार्ट पे आएंगे हम लोग। जो ये चार्ट है इसमें देखिए लिखा हुआ है अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल सेक्शन 58(3). या तो ट्रांसफ़र, यहाँ पे 3 हमने केस लिया, 3 या यहाँ पे चीज़ें हैं, टू होम, बाय होम एंड द टाइम। टू होम इसको, बाय होम किसके द्वारा, और टाइम समय, ये 3 चीज़ें। अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल का मतलब मैंने आपको कहा मना करना। तो यहाँ पर अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल किस सेक्शन में हम लोग कर सकते हैं,
यहाँ पर सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा 58(3). ध्यान दीजिएगा कि 58(1) में कंपनी नोटिस इशू करती है और 58(3) में ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों में से कोई भी हस्तांतरण करता और जो शेयर्स को पा रहा है ट्रांसफरी, दोनों में से कोई भी अपील कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। तो अभी अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, इस रिफ्यूज़ल के विरोध में या इस रिफ्यूज़ल के विरोध में जो अपील की जाएगी वो सेक्शन 58(3) के तहत की जाती है। टू होम, किसको की जाती है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। बाय होम, यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसफरी, जो शेयर्स जिसको मिले हुए हैं वो भी कर सकता है, ट्रांसफरर भी कर सकता है। तो पहले हम लोग टू होम की बात करेंगे। टू होम में किसको करेंगे? ट्रिब्यूनल को करेंगे। ट्रिब्यूनल का मतलब जो कंपनी के कामों को देख रहा है या जो इस तरह के मैटर को कंसीडर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, उनके पास हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, अपील करेंगे, ऐसा नहीं होगा, या हाई कोर्ट में करेंगे, बिल्कुल नहीं। यदि हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट हमें वापस कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वापस करेगा। सबसे पहले हमें ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। इट मीन्स द लोएस्ट फोरम ऑफ द हियरिंग, जो सुनवाई की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ पर जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम अपील वहाँ पर दाखिल करते हैं, रजिस्टर्ड करेंगे, अपील वहाँ पे डालेंगे। और ट्रिब्यूनल में आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रिब्यूनल भी है, उसके बाद स्टेट लेवल होता है, उसके बाद आपका नेशनल लेवल होता है। तीनों राष्ट्रीय, पहला होगा आपका जिला स्तरीय, फिर राज्य स्तरीय, फिर राष्ट्रीय स्तरीय। यदि मामला हमारा ट्रिब्यूनल में लोअर कोर्ट में सॉल्व हो जाता है तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। यदि नहीं सॉल्व हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और यदि हाई कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो ट्रिब्यूनल में गए तो मिस्टर राम और मिस्टर मोहन ये ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर सकते हैं या करेंगे। बाय होम कौन करेगा? ट्रांसफरी करेगा। तो ट्रांसफरी यहाँ पे मिस्टर एम या मोहन हैं, वो कर सकते हैं कि कंपनी उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करी या कंपनी ने नोटिस दी है, वो इस बात को बताएंगे। ट्रांसफरी भी बता सकता है, ट्रांसफरर जो भी अपील कर रहा है वो कहेगा कि कंपनी ने हमको सेक्शन 58(1) में नोटिस इशू की है कि कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती है। इस बात को दिखाते हुए ट्रिब्यूनल में अपील की जाएगी। कौन करेगा? ट्रांसफरी करेगा या ट्रांसफरर कर सकता है। टाइम क्या होगा? ऐसा नहीं है कि कंपनी ने रिफ्यूज़ल का नोटिस दे दिया और आप 1 साल 2 साल 6 महीने बैठे रहेंगे और उसके बाद आप अपनी अपील को करेंगे। नहीं, इसका एक टाइम पीरियड सर्टेन होता है और टाइम जो होता है वो होता है 30 डेज इफ़ नोटिस गिवन। यदि कंपनी ने रिफ्यूज़ल का नोटिस आपको दिया हुआ है तो उस नोटिस मिलने से 30 दिन के भीतर आप ये अपील ट्रिब्यूनल में करेंगे। और यदि 60 डेज इफ नोटिस नॉट गिवन बाय द कंपनी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यदि कंपनी ने नोटिस नहीं या हमको नोटिस नहीं मिली, कंपनी ने भेजी भी हो और यदि हमको नोटिस नहीं मिल रही है तो क्या वहाँ पे केस बनेगा? तो यदि अब ये क्या केस हो सकता है, क्यों हमें नोटिस नहीं मिलेगी? तो सपोज दैट यदि हमारा एड्रेस चेंज हो गया या हम उस समय जब नोटिस आई तो हम घर पे नहीं थे, या नोटिस आई वो पता गलत होने के कारण कहीं और चली गई और हमें नोटिस नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी किसी न किसी माध्यम से हमको मालूम चलता है कि हमारे शेयर्स को रिफ्यूज़ किया गया है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। तो यदि ऐसा केस बनता है कि नोटिस नहीं मिली है तो 60 दिन के अंदर विदिन 60 डेज़ अपील की जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, 60 डेज़ के अंदर अपील कब करेंगे? जब आपको नोटिस रिसीव नहीं हो रही, नोटिस आपको नहीं मिल रही है। ये केस हुआ। उसके बाद यदि ट्रिब्यूनल क्या करेगा तो उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज़ को बुलाएगा। जब अभी हम लोग पब्लिक कंपनी पे जाएंगे तो वहाँ पर चार्ट पे मैंने लिख कर रखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे पहले दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
पब्लिक कंपनी में देखिए ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर द सेक्शन 58(5), ये अंडर द सेक्शन 58(5) ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश, ये आता है अंडर सेक्शन 58 सब सेक्शन 5। तो सब सेक्शन 5 का मतलब 58 सेक्शन में जो क्लॉज बना हुआ है 5, उसके तहत में ट्रिब्यूनल कार्यवाही करता है। क्या कार्यवाही करेगा? हियर द पार्टी, वो पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ को सुनता है। ये पार्टी कौन होती है? एक पार्टी कंपनी होती है और दूसरी जिसने अपील की हुई है। यदि ट्रांसफरर अपील कर रहा है तो ट्रांसफरर आएगा, और यदि ट्रांसफरी अपील कर रहा है तो ट्रांसफरी जाता है। तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, शेयर ट्रांसफ़र करने वाला और शेयर को एक्सेप्ट करने वाला, स्वीकार करने वाला, इन दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकती है। हियर द पार्टी, दोनों पार्टी को वहाँ पर ट्रिब्यूनल सुनता है। ट्रिब्यूनल सुनने के बाद सारी बातों को जानेगा, कंपनी को सुनेगा, उसके बाद हियरिंग करेगा। वो पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ की हियरिंग के बाद डिसमिस कर सकता है। किसको डिसमिस कर सकता है? यदि लगता है कि जो फॉल्ट है वो ट्रांसफरी में है, वो उस व्यक्ति में है जिसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, वो सही व्यक्ति नहीं है, या उस व्यक्ति के बारे में यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि सुनवाई के बाद कंपनी ने जो साक्ष्य रखे हैं, जो एविडेंस रखे हैं, या कंपनी जिस तरह से अपनी बातों को रख रही है और उसमें सच्चाई समझ में आती है ट्रिब्यूनल के कि जो भी एविडेंस रखे जा रहे हैं वो एविडेंस ट्रांसफरी के खिलाफ हैं, ट्रांसफरी जिसको शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो सही पर्सन नहीं है। ये इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं कि वो इनलीगल ट्रेड में भी हो सकता है, या वो अनसाउंड माइंडेड भी हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है, या वो किसी उसको प्रिजनमेंट हुई होगी, पहले वो किसी अपराध में लिप्त रहा होगा, या वो दिमागी तौर पे पागल होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंडीशन बनती होती ट्रिब्यूनल को लगता है तो ट्रिब्यूनल डिसमिस कर सकती है। डिसमिस का मतलब इस पूरे के पूरे प्रकरण को, केस को डिसमिस करेगी और ट्रांसफरी को मना कर दिया जाएगा कंपनी के ये ट्रिब्यूनल के द्वारा कि ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफ़र न किए जाएं। जिस व्यक्ति को शेयर ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही थी उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ये डिसमिस होगा, ये डिसमिस कर देगी। डिसमिस का मतलब केस को खारिज कर देगी। ऑर्डर टू कंपनी, इसके बाद कंपनी को ऑर्डर देगी कि आप इसको डिसमिस कर दीजिए, या ट्रिब्यूनल ही इसको पूरी तरह डिसमिस कर देती है और वहाँ पर शेयर का ट्रांसफ़र या सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र या डिबेंचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा हम लोग पक्ष देखते हैं। ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि यदि कंपनी के पक्ष में डिसीज़न जाता है, तो यदि पार्टी जो सेकंड पार्टी है ट्रांसफरी, यदि इसके ग्राउंड पर डिसीज़न ले रही है और मान रही है कंपनी की जो साक्ष्य या जो एविडेंस ट्रांसफरी ने दिए हैं वो सही हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर टू कंपनी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कंपनी को, इस बात का आदेश देगी कि रजिस्टर विद इन 10 डेज, कि आपको यू शुड रजिस्टर द कंसर्न्ड शेयर विद इन 30 डेज इन योर रजिस्टर। आपको ट्रांसफ़र 10 दिन के अंदर अपने रजिस्टर में कर देना होगा। इट मीन्स जस्ट ऑर्डरिंग वे, वो उसका आदेशात्मक तरीके से ऑर्डर ट्रिब्यूनल कंपनी को देगी। और यदि कंपनी ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि ट्रिब्यूनल ये भी मेंशन करेगी यदि आपने 10 दिन के अंदर शेयर्स को अपने या ट्रांसफ़र को मेंशन नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, इसको आपने अंकित नहीं किया, तो वहाँ पे जो भी डैमेजेस होंगे, वहाँ पर जो भी क्षतिपूर्ति, जो भी क्षति होगी उसका कंपनसेशन कंपनी से लिया जाएगा। कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डैमेजेस। यदि कोई डैमेज होता है या कोई क्षति होती है तो वहाँ पर कंपनी उसको पूरा करेगी। तो ये ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल दोनों केसेस में होगा। अभी जब मैं आपको पब्लिक कंपनी बताऊंगी तो वहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं अपने पहले वाले चार्ट पे। यहाँ पर देखिए पनिशमेंट की अब हम लोग बात करेंगे कि पनिशमेंट क्या हो सकता है। ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने अपील कर दिया 30 डेज़ में, यदि नोटिस मिल रही है, नोटिस नहीं मिल रही है तो 60 डेज़ में करेंगे। पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन विच इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 58 सब सेक्शन 6।
जो पनिशमेंट से संबंधित वो है आपकी सेक्शन 58 और सब सेक्शन 6 58 और उसकी उपधारा 6 में पनिशमेंट दिया हुआ है। सज़ा, पनिशमेंट का अर्थ है सज़ा। तो सज़ा में दो चीज़ें हो सकती हैं। अब हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं इस पे आप ध्यान दीजिए। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह रहे हैं कि यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि ट्रांसफरी जो है वो सही है और कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर रही है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, दोनों कंडीशन याद में ध्यान में हम लोग को रखना है कि यदि ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, उसने रजिस्टर में मेंशन नहीं किया है या रजिस्टर में उसने ट्रांसफ़र के केस को एंट्री नहीं की है, रिकॉर्ड नहीं किया है, या फिर वो शेयर सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर रही है, वो कह रही है कि हम शेयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो वहाँ पे पनिशमेंट या जो सज़ा का प्रावधान होगा वो किस रूप में होगा? अंडर द सेक्शन 58 सब सेक्शन 6 में इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 1 ईयर। ये डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो हम लोगों ने कॉरपोरेट वेल पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि कंपनी का लीगल एंटिटी सेपरेट होती है उसके मेंबर से, कंपनी का अलग वैधानिक अस्तित्व होता है उसके सदस्यों से। तो इसको नकारते हुए कंपनी देखेगी कि आखिर इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन इसके पीछे शामिल है। डायरेक्टर हो सकता है या उसका कोई एम्प्लॉइज़ हो सकता है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल हो सकती है। मिनिमम फॉर द 1 ईयर, कम से कम 1 साल, और मैक्सिमम फॉर द 5 ईयर, अधिकतम 5 साल की जेल हो सकती है। फाइन क्या लगेगा? जुर्माना तो कैश के फॉर्म में मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। कम से कम इस व्यक्ति को जो जुर्माना लगेगा वो 1 लाख रुपए और इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब ये कैसे फाइन डिसाइड होता है? इसमें देखा जाता है कि किस स्तर का जो फ्रॉड है वो किया गया है या किस स्तर पर ये व्यक्ति इन्वॉल्व था, ठीक है। तो उसके इन्वॉल्वमेंट के लेवल को देखते हुए इस जुर्माने को या इस इम्प्रिजनमेंट को ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है। ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो उसके इन्वॉल्वमेंट या उसकी भागीदारी या उसकी सक्रियता के आधार पर होगा कि वो कितना बड़ा, उसका कितना इसमें हस्तक्षेप रहा है, इंटरफेरेंस कितना रहा है, उस ग्राउंड पे ट्रिब्यूनल डिसीजन देती है। अब हम लोग चलते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। तो ये भी सेक्शन 58, रिफ्यूज़ल टू रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र और द ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ इन केस ऑफ द लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी में हम लोग क्लियर है कि विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी जिसने जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या पंजीकृत हो। तो पब्लिक कंपनी पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी पे चला जाए, बैक पे चलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि ईजिली ये ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन विथ फ्यू प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन इस पे कई प्रतिबंध होते हैं। लेकिन यहाँ पब्लिक कंपनी पे वापस आया जाए तो फ्रीली ट्रांसफ़र शेयर, ये हम लोगों को याद हो चुका है कि एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में बेचने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण के माध्यम से कंपनी के लिए फंड का कलेक्शन कर सकती है। तो इसके जो शेयर्स भी होते हैं वो भी फ्रीली ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। इनको बहुत आसानी के साथ में इसके शेयर होल्डर किसी को भी इसको हस्तांतरित कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन क्या है? तो प्राइवेट कंपनी में तो फिर दूसरी बात आती है कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक ABC लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल नीचे लिया है, जिसमें राम और मोहन है कि ABC कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए मिस्टर राम को और राम ने ये शेयर ट्रांसफ़र किए हैं मिस्टर मोहन को। लेकिन पब्लिक कंपनी रिफ्यूज़ कर रही है या वो कंपनी मना कर रही है कि वो ऐसे ट्रांसफ़र को नहीं करेगी या ऐसा ट्रांसमिशन वो नहीं चाहती है। तो ट्रांसफ़र के केस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, यहाँ ट्रांसमिशन की बात नहीं है। तो ट्रांसफ़र में क्या हो सकता है? यदि मना कर रही है तो फिर वही बात आती है कहाँ अपील की जाएगी। तो अपील के लिए अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, इस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट में, इसके विरोध में जो अपील की जाएगी विच इज़ मेंशन अंडर द सेक्शन 58 सब सेक्शन 4, सेक्शन 58 और उसकी उपधारा 4 में ये चीज़ दी हुई है। जबकि प्राइवेट कंपनी ने हम लोगों ने पढ़ा था 58(3), तो इसको ज़रा सा कंबाइन करके चलते हैं।
प्राइवेट कंपनी में सेक्शन 58(1) में इशू करती है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में भी हम लोग देखेंगे किस में इशू करेगी, 58, ठीक है, 58(2) में यहाँ पर नोटिस की बात करेंगे। दूसरी चीज़ फिर आते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी में, कि प्राइवेट कंपनी में जो अपील की जा सकती है 58(3) में होगी, और पब्लिक कंपनी में जो अपील होगी वो 58(4) में होगी। तो क्लियर कर लीजिए, 58 सब सेक्शन 1 ये आपकी प्राइवेट कंपनी के नोटिस का है, और 58(2) ये पब्लिक कंपनी के नोटिस का है। अपील 58(3) में की जाएगी रिफ्यूज़ल के खिलाफ, और 58(4) में पब्लिक कंपनी में रिफ्यूज़ल के खिलाफ अपील की जाती है। 3 केसेस वहाँ भी थे, टू होम, बाय होम एंड द टाइम। किसको करेंगे, बाय होम किसके द्वारा, टाइम समयावधि। तो टू होम में सेम चीज़ रहेगी, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, और ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि सीधे हम लोग हाई लेवल के कोर्ट को टच नहीं कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम अपील नहीं करेंगे। जब भी अपील होगी लोअर कोर्ट में की जाएगी, तो पहले हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। कौन ये अपील करता है, ट्रांसफरी। ये पहले भी डिस्कस हो गया कि ट्रांसफरी अपील करेगा कि उसको शेयर सर्टिफिकेट, ये कंपनी ने नोटिस भेजा है अंडर द सेक्शन 58(2). ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफरी जाकर इस चीज़ को दिखाएगा कि 58(2) में उसको नोटिस मिला हुआ है, और जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर रही है या शेयर सर्टिफिकेट नहीं देगी, वो रिफ्यूज़ कर रही है या मना कर रही है ऐसे शेयरों को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बाय होम ट्रांसफरी करेगा। टाइम क्या हो सकता है इसमें, वहाँ पर टाइम था 30 डेज़ और 60 डेज़। यहाँ पे हम लोग देखें पब्लिक कंपनी में क्या होगा, 60 डेज़ इफ़ नोटिस रिसीव्ड। यदि नोटिस आपको मिल गई है या पब्लिक कंपनी के ने 58(2) के माध्यम से आपको नोटिस इशू की है, तो 60 दिन में आप अपील कर सकते हैं। एंड द 90 डेज़ इफ़ नोटिस नॉट रिसीव्ड। यदि आपको नोटिस नहीं मिली, रीज़न मैंने पहले भी कहा कि यदि आपका एड्रेस चेंज हो गया हो, यदि आप उस लोकेशन में अब ना रहते हो, या आपने स्टेट छोड़ दिया हो, या आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन रहे हों, आप अपने उस मुख्यालय पे ना रहे हों, अपने घर पे ना रहे हों, या उस पते पर उपलब्ध ना रहे हों, और आपको नोटिस नहीं मिली, लेकिन किसी माध्यम से यदि किसी मीडियम के थ्रू आपको ये जानकारी होती है कि शेयर का रिफ्यूज़ल किया गया है, कोई नोटिस आई है, तो आप 60 डेज़ में अपील कर सकते हैं। नोटिस मिल गई तो 60 डेज़, और नोटिस नहीं मिली तो 90 डेज़ में। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद बात आती है कि क्या केस बनता है, तो द ट्रिब्यूनल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, प्राइवेट केस में भी होगा कि अंडर सेक्शन 58(5) दोनों में लगेगा, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी ये सिमिलर रहेगा, ये सेम रहता है, इसके लिए सेक्शन नहीं चेंज है। कंपनी एक्ट 2013 में ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल सेक्शन 58 सब सेक्शन 5 प्राइवेट कंपनी की भी कंडीशन में है और पब्लिक कंपनी में भी है। तो हियर द पार्टी, दोनों पार्टीज़ को ट्रिब्यूनल बुला के सुनेगा, पब्लिक कंपनी को भी बुला के सुनेगा, और उस व्यक्ति को भी सुनेगा, ट्रांसफरी को भी सुनेगा जिसने अपील दाखिल की है। देन डिसमिस, वहाँ पर यदि कंपनी एविडेंस रखती है, पब्लिक कंपनी यदि कहती है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके खिलाफ ये साक्ष्य हैं, हम इनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो उस एविडेंस के ग्राउंड पर केस को डिसमिस किया जा सकता है। उस अपील को भंग कर देगी या खारिज कर देगी ट्रिब्यूनल, ये ध्यान में रखिएगा। और यदि पार्टी इन द सेंस, यदि ट्रांसफरी जो एविडेंस देता है उस आधार पर यदि पब्लिक कंपनी गलत पाई जाती है, तो ऑर्डर टू कंपनी, अब ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा कि वो ऐसे शेयर्स को 10 दिन के यहाँ अपने रजिस्टर में मेंशन करे, और यदि पब्लिक कंपनी इस चेंज को या इस आदेश को, ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है और इससे कोई डैमेज होता है, कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है यदि ट्रांसफरी को, तो उस डैमेज को, उस क्षति की पूर्ति को पब्लिक कंपनी करेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है। इसके बाद हम लोगों ने जो ये चीज़ थी इसको एक बार से फिर से रिकॉल करते हैं। प्राइवेट कंपनी किस सेक्शन में नोटिस इशू करती है, अंडर द सेक्शन 58(1), पब्लिक कंपनी अंडर द सेक्शन 58(2). अपील किस सेक्शन में की जाएगी, प्राइवेट कंपनी के केस में रिफ्यूज़ल की अपील 58 सब सेक्शन 3 में करेंगे, और पब्लिक कंपनी के केस में सेक्शन 58
सब सेक्शन 4 में करेंगे। पनिशमेंट दोनों की कंडीशन में सिमिलर रहेगा, 58(6) में ही रहेगा, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कितने दिनों में करना है, यदि प्राइवेट कंपनी है तो 30 दिन में करेगी ट्रिब्यूनल के पास नोटिस मिलने की दशा में। यदि नोटिस नहीं मिल रही है तो 60 डेज़ का टाइम है इनके पास, 60 दिनों में कर देगी। और दूसरा, यदि पब्लिक कंपनी है, उसको नोटिस मिल गई है, पब्लिक कंपनी से ट्रांसफरी को नोटिस मिली है या ट्रांसफरर को नोटिस मिली है तो 60 दिन में, और यदि नोटिस नहीं मिली है तो 90 दिनों में, 90 डेज़ में वो ट्रिब्यूनल को अपील करेगी। और जो ट्रिब्यूनल है ये सेक्शन 58(5) में सुनवाई करेगा, हियरिंग करेगा, और जो उसको केस समझ में आएगा उस हिसाब से डिसीजन लेती है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 72, नॉमिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो नॉमिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे ABC लिमिटेड कंपनी का एक छोटा सा मैंने सिंबल बनाया हुआ है, उसके बगल से कुछ फोल्डर्स हैं जिसमें मैंने S लिखा हुआ है, वो शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मिस्टर राम और मिस्टर मोहन। यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ में कभी ऐसा भी होता है कि यदि कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी ने यदि अंशों का निर्गमन किया और उसको राम ने लिया, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग मिलकर ज्वाइंटली ऐसे शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, या कहे जाए संयुक्त रूप से भी खरीदारी ऐसे शेयर्स की होती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यदि ज्वाइंटली ऐसे शेयर्स को परचेस किया गया है तो नॉमिनेशन या नामांकन में क्या होगा। नामांकन का मतलब ध्यान से रखिए, समझिएगा कि नॉमिनी कौन हो सकता है, हु विल बी नॉमिनी। यदि राम नहीं है या मोहन नहीं है, या नॉमिनी की क्या कंडीशन होगी, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। द ऑल डिटेल्स मेंशन अंडर द सेक्शन 72, इसके बारे में सारी बातें जो है वो सेक्शन 72 में दी हुई हैं। सबसे पहले बात आती है एप्लीकेबिलिटी की, कि कौन एप्लीकेबल है, कौन कर सकता है नॉमिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी। तो एप्लीकेबिलिटी दोनों में होती है। ऑल कंपनीज, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, नॉमिनेशन होना या नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है। यदि व्यक्ति चाहे, व्यक्ति का मतलब यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर यदि चलते हैं तो यदि मिस्टर राम चाहते हैं कि नॉमिनेशन के समय नॉमिनी का नाम ये रहे, या मोहन चाहता है कि नॉमिनी का नाम ये रहे, या दोनों म्यूचुअल, यदि राम चाहता है तो वो मेंशन कर सकता है कि नॉमिनी में इस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, या फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट पर, आपसी सहमति के आधार पर भी किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी वो व्यक्ति होगा जो इन दोनों के न रहने पर शेयर का मालिक होगा। ये ध्यान में रखिएगा, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ आती है नॉमिनेशन बाय हुम, कौन कर सकता है। एनी होल्डर, कोई भी कर सकता है, चाहे तो राम भी कर सकता है चाहे तो मोहन भी कर सकता है। ज्वाइंट होल्डर, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं, आपसी सहमति से पहले कंसेंट लेंगे, एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट पर परस्पर सहमति से ये किसी भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं होता है कि इसमें अपने ब्लड रिलेशन से ही जुड़े हुए लोगों का नाम दें, इसमें किसी का भी नाम यहाँ नॉमिनेशन के रूप में या नॉमिनी के रूप में दिया जा सकता है। हु कैन नॉमिनी, कौन नॉमिनी हो सकता है। एनी पर्सन, एनी माइनर, माइनर भी नॉमिनी हो सकता है, एक अवयस्क भी नॉमिनी के रूप में यहाँ पर रजिस्टर किया जा सकता है। या यदि ब्लड रिलेशन नहीं है, किसी भी व्यक्ति का, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का, किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर नॉमिनी के रूप में लिखाया जा सकता है। रिक्वायरमेंट वैलिड नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन जो होता है वो वैलिड होता है, पूरी तरह से वैध होता है, कि जो भी व्यक्ति होगा जिसका नाम नॉमिनी के रूप में लिखा हुआ है उसको ये पूरा अधिकार होता है कि वो इन लोगों के न रहने पर इन शेयर्स का मालिक होगा। इन प्रेस्क्राइब मैनर का मतलब होता है जो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, उस प्रेस्क्राइब फॉर्म में या तो होल्डर, कोई भी एक होल्डर या दोनों होल्डर मिलकर उस प्रेस्क्राइब फॉर्म को भरते हैं, उसमें नाम, पता, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लिखते हैं कि इनके एब्सेंस में, इनके ना रहने पर ये व्यक्ति
अंशों का मालिक होगा या अंशों का स्वामी होगा। ये किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये प्रेस्क्राइब मैनर होता है, फॉर्म बाय फिलिंग द फॉर्म शेयर होल्डर 13। इसको कहेंगे हम लोग फॉर्म 13 में इन सूचनाओं को, इन इंफॉर्मेशंस को भर दिया जाता है और इसके बाद इसको सबमिट किया जाता है। ठीक है, टाइम लिमिट क्या होती है, कितने समय में नॉमिनेशन कर देना चाहिए या व्यक्ति का नाम जो नॉमिनी के रूप में रहेगा उसके लिए टाइम लिमिट क्या होती है? एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि जब आपको शेयर दिए जा रहे हैं या ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसी समय आपको ये नॉमिनी का नाम लिखना है। ये नॉमिनी का नाम आप कभी भी दे सकते हैं। यदि ऐसा लगता है कि जब हम शेयर को परचेस कर रहे हैं तब हमें नॉमिनी का नाम नहीं देना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ लिखा भी हुआ है कि नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है। पहले वाले एप्लीकेबिलिटी के ठीक नीचे वाले बॉक्स में है कि नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है, ये ऐच्छिक होता है, या इसको कहा जाए कि वैकल्पिक होता है कि ज़रूरत समझी जाएगी तो नॉमिनेशन में नॉमिनी का नाम डाला जाएगा, नहीं तो नहीं भी डाला जा सकता है। तो टाइम लिमिट बाउंड नहीं है, कभी भी हम नॉमिनी का नाम एंटर करा सकते हैं। तो टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, कभी भी किया जा सकता है, एनी टाइम। देन द वेरिएशन ऑफ द कैंसिलेशन, यदि कुछ समय के बाद, यदि नॉमिनी का नाम दिया हुआ है और कुछ समय के बाद ऐसा लगता है जो आपका शेयर होल्डर है उसको कि इस व्यक्ति को हमें नॉमिनी नहीं बनाना है, ये व्यक्ति सही नहीं है या इसके हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर वो इस नाम को कैंसिल भी करा सकता है, नॉमिनी के नाम को हटवा सकता है और कंपनी को कहेगा कि मुझे नॉमिनेशन के में किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना है, मैं किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहता हूँ, तो वो इसको कैंसिल भी करा सकता है या निरस्त करा सकता है। किस तरह से कराएगा? डायरेक्टली सिर्फ ओरल बोलने से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ हमने कंपनी को बोल दिया और कंपनी वहाँ से नॉमिनी का नाम हटा देगी, ऐसा नहीं होता है। इसका भी अपना एक प्रेस्क्राइब मैनर होता है और ये होता है फॉर्म 14। ये फॉर्म नंबर 14, शेयर होल्डर फॉर्म नंबर 14 को फिलअप करेगा, भरेगा, कि वजह देगा या इसको कहा जाए कि जिसका नाम उसको नॉमिनी में से हटवाना है उसका नाम लिखेगा और उसके नीचे कारण भी लिखेगा कि हम इन कारणों से इस व्यक्ति को नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए नॉमिनी से इसका नाम निरस्त किया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए। इसके बाद आती है बात की कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ डेथ। यदि डेथ हो जाती है, सपोज करिए मिस्टर राम की डेथ हो जाती है, तो राम की डेथ होने के बाद यदि राम ने वहाँ पर मोहन ने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है, ठीक है, तो वहाँ पे राम के बाद उसके शेयर्स का जो मालिक होगा या इसका जो नेक्स्ट शेयर होल्डर होगा वो व्यक्ति होगा जिसको राम ने नॉमिनी बनाया था, उसको वो शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि दोनों ने म्यूचुअल किसी को नॉमिनी माना है, दोनों ने मिलकर यदि किसी को म्यूचुअल नॉमिनी माना है, तो वहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि राम के न होने पर, सपोज कर रहे हैं हम लोग कि राम की यदि डेथ हो रही है, तो वो शेयर राम के उस नॉमिनी को नहीं मिलेंगे, पहले उस पर अधिकार मोहन का बनेगा। और यदि मोहन भी नहीं रहेगा, यदि मोहन की भी डेथ हो जाती है, तब जाके ये जो शेयर्स होंगे ये नॉमिनी को मिलेंगे, उस व्यक्ति को मिलेंगे जो ऑलरेडी जिसका शेयर पर नाम लिखा हुआ है कि यदि ये दोनों नहीं हैं तो वो तीसरा व्यक्ति उसका मालिक होगा। लेकिन यदि म्यूचुअल है, दोनों ने परस्पर सहमति से किसी का नाम दिया है, तो यदि ए नहीं है या मिस्टर राम नहीं है तब मिस्टर मोहन को ट्रांसफ़र होंगे, और यदि मिस्टर मोहन नहीं है तब जाकर नॉमिनी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तरीके से हम लोगों ने इन 2 लेक्चर्स में ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के केसेस को देखा, 56 to 59। पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया होगी ट्रांसफ़र की, कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने देखा यदि कंपनी मना कर दे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, कि हम ऐसे शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो क्या प्रोसेस होता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा सिक्योरिटीज़ नॉमिनेशन के बारे में, कि यदि नॉमिनेशन हमने किया है, किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, तो ज्वाइंट होल्डर की कंडीशन में क्या होगा और सिंगल होल्डर की कंडीशन में क्या हो सकता है।